शुरुआत में क्या हुआ कि नरवणे साहब ने रक्षा मंत्री को फोन किया। जी। रक्षा मंत्री को पूरी बात बताई, रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने 2-4 बार रक्षा मंत्री को फोन किया, रक्षा मंत्री का फोन नहीं उठा। फाइनली रक्षा मंत्री का फोन उठा कुछ दिन बाद, और जब 2-4-5 दिन जो भी समय रहा हो, उसके बाद फिर रक्षा मंत्री का जब फोन उठा तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो उचित समझे वो करें। चीज के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपनी जनता के हित और अहित के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी सिस्टम हो, उनको राय देने के लिए सिस्टम में लोग होते हैं, और उन लोगों की राय सुन करके फिर वो जनहित या देश हित में क्या समझते हैं उस पर एक सीधे सीधे निर्णय लेते हैं। और जो वो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को फिर नीचे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे आर्मी हो, जो भी लोग हो, वो उसको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन उतने दिन तक कोई जवाब न मिलना सेना को, और लगातार चीन की सेना का आगे बढ़ते चले जाना, सेना अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि राजनीतिक नेतृत्व को, जो शासन में बैठे हैं, उनको सूचना से अवगत कराएं और उनका निर्देश लें, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी या जवाबदेही सेना की नहीं है। सेना को अपना कर्म करना होता है, वो तो बहादुरी से हमारा काम करती है। हमारे भारत की सेना बहुत बहादुर और बड़ी अनुशासित सेना है। उस अनुशासन का ही पार्ट है कि उनको रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री से आदेश लेना होता है। तो उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, उन्होंने मिनट टू मिनट उसकी जानकारी रक्षा मंत्री को दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग ये चल रही है कि भाई जिस तरह से जो पूर्व मुख्य सेना प्रमुख हैं नरवणे, मुकुंद नरवणे, उनकी किताब ने इतना बवाल खड़ा कर दिया है कि ये समझ नहीं पा रही है सरकार की किधर जाए। जैसे ही कोई भी विपक्ष का नेता उस किताब को लेकर के जिक्र करता है सदन में या बाहर, तुरंत एकदम से उस बात को बदलने की कोशिश की जाती है। सत्ता पक्ष उस पर हावी हो जाता है, तमाम तरह के उल्टा उस पर सवाल उठाने लगता है, उनकी बातों को बेबुनियाद बताने लगता है। यहाँ तक कि भी हाल ही में इस तरह की एक किताब का जिक्र, इस किताब के जिक्र को लेकर के एक टीवी चैनल पर एक एंकर ने जब सवाल पूछा, तो धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से उस बात का जवाब दिया जैसे कि मतलब ये कोई मैटर ही नहीं है, जबकि एक बहुत गंभीर मैटर है। उन्होंने पेंगुइन के लिए कहा कि इन्होंने चीजों को ठीक कर लिया है, लेकिन पेंगुइन ने जिस तरह से इस किताब के बहुत अहम बिंदुओं को पहले ही अखबारों में रिलीज कर दिया था, पहले ही निकाल दिया था, और इस वजह से इस अखबार का, इस किताब का जो असल सच है वो पहले अखबार में आ गया, जो लोगों को पता लग गया और इतना बवाल हो गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ में बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझेंगे कि आखिरकार सर ये नरवणे की किताब ने इतना बवाल खड़ा कर दिया है, यानी कि जिन मोदी जी की बात हम ये करते हैं कि 56 इंच का सीना है और सारे फैसले वो लेते हैं, यहाँ पर पता लगता है इस किताब के सहारे कि उनके बातचीत के जो अंश हैं वो ये कहते हैं कि जब नरवणे ने कहा कि इस तरह से चीन की जो सेना है वो आ रही है, क्या करना है आप बताएं, तो उन्होंने कहा जो उचित समझे वो कीजिए। ऐसी परिस्थिति में एक तरह से उन्होंने अपनी बात, जो खुद फैसला लेना था, वो उन्होंने नरवणे पर छोड़ दिया। सही करे गलत करे, यानी कि सेना प्रमुख जो हैं वो चला रहे हैं उस वक्त देश की सिक्योरिटी को, वो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोल उस वक्त एकदम से किस तरह से देखा जाएगा, या तो ये कि उन्होंने बहुत विश्वास किया उन पर कि आप चाहे जो करिए, तो मतलब ये है कि उनको पता था कि नरवणे सही करेंगे, लेकिन नरवणे ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में करके एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। तो मोदी जी को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था सर इसमें? दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो सिर्फ उतना आसान नहीं कि उन्होंने कह दिया, किताब के जो अंश हम लोगों को पढ़ने को मिले हैं जो उचित उसमें उन्होंने समझे वो लिखा करिए। नहीं, वो बहुत बाद की बात है। शुरुआत में क्या हुआ कि नरवणे साहब ने रक्षा मंत्री को फोन किया। जी। रक्षा मंत्री को पूरी बात बताई, रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने 2-4 बार रक्षा मंत्री को फोन किया, रक्षा मंत्री का फोन नहीं उठा। फाइनली रक्षा मंत्री का फोन उठा कुछ दिन बाद, और जब 2-4-5 दिन जो भी समय रहा हो, उसके बाद फिर रक्षा मंत्री का जब फोन उठा तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो उचित समझे वो करें। इसके दो पहलू हैं। पहली बात जी। तो जब देश में लोकतंत्र हो, चाहे वो दोनों तरह का लोकतंत्र हो, वो संसदीय लोकतंत्र हो या राष्ट्रपति वाला लोकतंत्र हो, दोनों में से जो भी हो, ये लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। जनता अपने लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनती है अपनी व्यवस्था के अनुसार, और ये मानती है कि निर्णय वो लेगा। और जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सेना हो, या कोई भी सिस्टम के जो पार्ट है, लोग जुडिशली को छोड़ के, चुनाव आयोग को छोड़ के, इस तरह की संस्थाओं को छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं, उनके बारे में माना जाता है कि वो जो राजनीतिक नेतृत्व है
जो जनता के द्वारा चुना हुआ उससे निर्देश लेंगे, उसके निर्देश के अनुसार काम करेंगे। इसमें यह भी होता है, इसका पक्ष ये भी है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व तो हर चीज के बारे में जानकार होता है? ये राजनीति शास्त्र की एक बहस है कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या वो हर चीज के बारे में जानते हैं? तो उसके बारे में जवाब ये दिया गया कि नहीं, पॉलिटिकल लीडर हर चीज के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपनी जनता के हित और अहित के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी सिस्टम हो, उनको राय देने के लिए सिस्टम में लोग होते हैं, और उन लोगों की राय सुन करके फिर वो जनहित या देश हित में क्या समझते हैं, उस पर एक सीधे सीधे निर्णय लेते हैं, और जो वो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को फिर नीचे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आर्मी हो, जो भी लोग हो, वो उसको क्रियान्वित करते हैं। ये राजनीति शास्त्र की एक बहस का पार्ट है। यहाँ पर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 7 दिन में समय याद नहीं मुझे, लेकिन उतने दिन तक कोई जवाब न मिलना सेना का, और लगातार चीन की सेना का आगे बढ़ते चले जाना। सेना अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि राजनीतिक नेतृत्व को, जो शासन में बैठे हैं, उनको सूचना दे, अवगत कराएं और उनका निर्देश लें, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी या जवाबदेही सेना की नहीं है। सेना को अपना कर्म करना होता है, वो तो बहादुरी से हमारा काम करती है। हमारे भारत की सेना बहुत बहादुर और बड़ी अनुशासित सेना है। उस अनुशासन का ही पार्ट है कि उनको रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री से आदेश लेना होता है। तो उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, उन्होंने मिनट टू मिनट उसकी जानकारी रक्षा मंत्री को दी। रक्षा मंत्री को इस पर निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर युद्ध संबंधी कोई मामला होता है तो उसमें प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होता है, या 4 लोगों की जो कमेटी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन 4 लोगों की जो कमेटी होती है, इस तरह के बड़े मामलों में वो बैठ करके निर्णय लेती है। तो उसकी बैठक क्यों नहीं हुई, और फिर निर्णय लेने में या कोई बात कहने में इतनी देर क्यों लगाई गई? वो जवाब प्रधानमंत्री का ये भी हो सकता था कि नरवणे जी आप देश की रक्षा करिए, आपका नाम रक्षा करना है, और देश की 1 इंच जमीन भी हमारी जानी नहीं चाहिए, आप उसकी रक्षा करिए। अगर ये जवाब होता तो बेहतर था। अब अगर प्रधानमंत्री जी की जगह या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जगह मैं होता, तो मैं तो सीधे सीधे ये कहता कि मेरी तो सेना को खुली छूट थी, भागता नहीं इस किताब से, बाकायदा कहता कि आइए किताब पर संसद में बहस करते हैं, और जब बहस का जवाब देने का नंबर आता तो प्रधानमंत्री की जगह अगर मैं उनका सलाहकार होता तो मैं कहता कि आप सीधे सीधे बोलिए कि मेरा अपने सेना अध्यक्ष पर विश्वास था, मेरी अपनी सेना पर विश्वास था, काम तो उन्हीं को करना है। टेक्निकल क्या क्या चीजें हैं, क्या सैन्य तैयारियों से संबंधित क्या चीजें हैं, या उसके लिए क्या करना चाहिए, वो तो सेना ही जानती है। तो मैंने इसलिए उनको ये कह दिया कि आप जो उचित समझो करें, इससे भागना नहीं चाहिए था। मैं विनीता, इसी में आपके दर्शकों को एक घटना सुना देता हूँ, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से संबंधित है। एक बार क्या हुआ कि बॉर्डर पर मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, और बॉर्डर पर हमारा एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने मार गिराया, और उसमें हमारे 4 लोग शहीद हो गए उसके अंदर। मुलायम सिंह जी को गुस्सा आया, जो उनका स्वभाव था बर्दाश्त नहीं करना, उनको गुस्सा आया, और उन्होंने फिर पाकिस्तान से सीधे छोटा मोटा युद्ध करने का ठान लिया। उन्होंने निर्णय किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह एक बदले के बदले 100 लाने के नाम पर सैकड़ों मरवा दे, उस तरह के आदमी नहीं थे। तो उन्होंने फिर ये किया कि नहीं, छोटा मोटा युद्ध हो जाए, कोई बात नहीं, एक बार निपट लिया जाए। उनका तरीका था वो। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखित पढ़त में बाकायदा प्रस्ताव भेजा कि मैं एक पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर युद्ध चाहता हूँ और एक सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं पड़ी, और उन्होंने युद्ध के लिए उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन मुलायम सिंह जी ने युद्ध तो नहीं किया, जो आर्मी की एक्सरसाइजेज होती है बॉर्डर पर, एक्सरसाइज के नाम पर एक छोटा मोटा बाकायदा युद्ध जैसा कर दिया। और फिर आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव जब तक रक्षा मंत्री रहे, सीमा पर एक भी गोली नहीं चली, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, और देश के भीतर कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी। तो इस तरह से भी निर्णय लिए जा सकते हैं। इस तरह का निर्णय रक्षा मंत्री अपने चाहते तो खुद भी, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे तो राजनाथ सिंह जी बहुत, तो ऊपर मुखिया ही बनाएगा ना स्ट्रैटेजी, तो नहीं, उनको तैयार मान लीजिए प्रधानमंत्री जी सहमत नहीं थे या वो नहीं बोल रहे थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लंबे अरसे से रक्षा मंत्री हैं, वो अपने लेवल पर उस तरह का निर्णय ले सकते थे जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लिया था। उस तरह का निर्णय लेकर के सेना अध्यक्ष को कह सकते थे कि मैं देख लूंगा, आप करिए। लेकिन दोनों ही लोग बड़े कमजोर साबित हुए, दोनों ही लोग शासन प्रशासन चलाने और निर्णय लेने के मामले में बड़े कमजोर साबित हुए। और चूंकि उनके मन में चोर है, अगर उनके मन में चोर नहीं होता, अगर उनका भाव ये रहा होता कि हमको तो अपनी सेना पर भरोसा है, इसलिए हमने कह दिया कि जो उचित समझे करिए, तो वो बाकायदा फेस करते, इसको मजबूती से आके कहते, और मैं उनका सलाहकार होता तो उनको यही कहलवाता कि आप संसद में आइए, फेस करिए और यही कहिए। लेकिन भाग वो इसलिए रहे कि उनके मन में चोर है, उन्होंने सब कुछ निर्णय नहीं लिया। चीन के साथ मोदी जी की क्या प्रॉब्लम है ये अभी तक समझ में नहीं आ रही है। वो चीन का नाम लेने तक में डरते हैं। कहा तो वो जब विपक्ष में थे तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे,
और जब से सत्ता में आए हैं चीन ने हजारों वर्ग मील जमीन हमारी कब्जा कर ली है। ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो गांव या ताओ नाम है जिसका लोकसभा सदस्य अरुणाचल प्रदेश का, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, एमपी था शायद, या इस बार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उसने लोकसभा में खड़े होकर के बयान दिया था कि आप लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान में उलझे हुए हैं। वहां चीन ने 16 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में घुस के कब्जा कर लिया है और सड़कें बना रही। ये लोकसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने कहा था। और उसके बाद लद्दाख के लोग तो आए थे, जो उनके इंटरव्यू होते हैं वो बताते हैं कि हमारी हजारों वर्ग मील जमीन चीन ने घेर लिया है। और उसी सिलसिले में लद्दाख में जिसने ये इशू सबसे पहले उठाया उनको जेल में डाल रखा है। ये बड़ा सीरियस इशू है कि अब जब हमारी सेना दुनिया के 4-5 सेनाओं में एक है, हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम आणविक ताकत है, उसके बावजूद अगर चीन हमारी जमीनों पर 4-5 हजार वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर ले और विदेश मंत्री ये कहे कि चीन चूंकि बड़ी आर्थिक ताकत है इसलिए हम उससे नहीं लड़ सकते, तो ये भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। और प्रधानमंत्री उस पर यह कहें कि जो उचित समझो करो, ये भी शर्मिंदगी की बात है और दोनों लोगों को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। और इस पर उचित तो ये होता है, ऐसी परिस्थितियों में सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई जाती है, या कम से कम नेता विरोधी दल कुछ प्रमुख नेताओं को बुला बुला के बात की जाती है, जो इंदिरा गांधी करती थी, जो नरसिम्हा राव जी करते थे, मनमोहन सिंह करते थे, उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी करते थे। इनको बुला के मीटिंग करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि ये परिस्थिति आप सबकी क्या राय है, क्योंकि उस राय को फिर पूरे देश की राय माना जाता है, फिर पूरे देश की राय मान करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज भी इनको यही करना चाहिए, डर के भागने के बजाय वो संयुक्त बैठक बुलाएं, प्रमुख सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाएं, बुला के उनके सामने मामला रखें, ब्लैक एंड व्हाइट में सारी परिस्थितियां रखें कि इतनी जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है, आप लोग बताइए कि हमको क्या किया जाए। फिर जो सबकी समझ, सबकी राय आए, एक्सपर्ट की राय ली जाए और उस पर पूरा देश एकजुट हो जाए, वो कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम मेरे जैसा आदमी तो यही करता। जय विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।